आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत अभिवादन। और EMRS PGT हिंदी के अंतर्गत खंड ग में पत्रकारिता से संबंधित विषय के अंतर्गत ये चौथी टॉपिक है साक्षात्कार की। हालांकि इस सब पे मैंने वीडियो पहले बनाई हुई थी अपने पुराने चैनल पर सभी लोगों ने मेरे टेलीग्राम को चूँकि सब्सक्राइब किया नहीं है, ज्वाइन किया नहीं है, तो उन लोगों के लिए जो इसी चैनल पर पढ़ाई कर रहे हैं उन लोगों के लिए मैं चाहती हूँ कि इसी चैनल पे सारे वीडियो एक साथ मिल जाएं। जो भी मतलब अगर पढ़ना चाहेगा, अगर खोलेगा तो सारी उनको सारा टॉपिक खंडगा का एक साथ उन्हें प्राप्त हो जाएगा। इसलिए मैं इस चैनल पर भी वो सारे टॉपिक दोबारा से डाल रही हूँ। उम्मीद है आप लोग सहयोग करेंगे। जो लोग भी पहली बार आ रहे हैं चैनल पर वो लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे टेलीग्राम से भी जुड़ जाइए। वहाँ पर भी आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहती है। और कोई भी प्रश्न आपको पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं पत्रकारिता, लेखन कौशल और पत्रकारिता के अंतर्गत पत्रकारिता से संबंधित विषय के अंतर्गत साक्षात्कार। सामान्यतः दो या दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा किसी विशेष उद्देश्य से आमने सामने की गई बातचीत को साक्षात्कार कहा जाता है। साक्षात्कार क्या कहते हैं? सामान्यतः दो व्यक्तियों के बीच आमने सामने किसी उद्देश्य, विशेष उद्देश्य, इसको मतलब ध्यान देना है कि विशेष उद्देश्य। वैसे तो सामान्यतः दो लोग, बहुत सारे लोग बात करते मिल जाते हैं, लेकिन हर दो व्यक्तियों के बीच की वार्ता साक्षात्कार नहीं होती। किसी विशेष उद्देश्य से आमने सामने बैठकर बातचीत करने को साक्षात्कार कहा जाता है। साक्षात्कार एक प्रकार की मौखिक प्रश्नावली होती है जिसमें हम किसी भी व्यक्ति के विचारों और प्रतिक्रियाओं के बजाय उसके सम्मुख रखकर बातचीत को प्राप्त करते हैं। मतलब क्या होता है? साक्षात्कार मौखिक प्रश्नावली होती है। जो प्रश्नकर्ता होता है, अच्छा अर्थात साक्षात्कारकर्ता जो होता है, वो साक्षात्कार जिससे किया जाता है व्यक्ति से, उससे वो प्रश्नों को पूछता है और उसकी क्रियाओं को, व्यक्ति के विचारों को प्राप्त करता है। साक्षात्कार एक व्यक्तिनिष्ठ एवं आत्मनिष्ठ विधि है जिसके माध्यम से व्यक्ति की योग्यताओं, गुणों अथवा समस्याओं आदि के संबंध में जानकारी प्राप्त की जाती है। कैसी विधि है साक्षात्कार? एक व्यक्तिनिष्ठ और आत्मनिष्ठ विधि है जिससे इस व्यक्ति के योग्यताओं, गुणों अथवा समस्याओं के संबंध में जानकारी मिलती है। विलियम जे गुड एवं पाल के हट के अनुसार किसी उद्देश्य से किया गया गंभीर वार्तालाप ही साक्षात्कार है। बहुत ही आसान शब्दों में इन्होंने परिभाषा दी है। किसी उद्देश्य से किया गया गंभीर वार्तालाप ही साक्षात्कार है। पॉलिन यंग के अनुसार साक्षात्कार एक व्यवस्थित विधि मानी जा सकती है जिसके द्वारा एक व्यक्ति एक अपेक्षाकृत अजनबी के आंतरिक जीवन से न्यूनाधिक कल्पनात्मक रूप से प्रवेश करता है। पॉलिन यंग के अनुसार साक्षात्कार एक व्यवस्थित विधि है, मतलब ये अव्यवस्थित नहीं हो सकती, व्यवस्थित विधि है जिसके द्वारा एक व्यक्ति अपेक्षाकृत अजनबी, क्योंकि ये आवश्यक नहीं, जब आप दो व्यक्ति एक दूसरे का साक्षात्कार लेते हैं, एक व्यक्ति दूसरे का साक्षात्कार लेता है तो पहले से एक दूसरे से परिचित हो व्यक्तिगत रूप से। वे अपेक्षाकृत अजनबी होते हैं, मतलब थोड़ा बहुत एक दूसरे के बारे में बस जानते हैं, और अजनबी के आंतरिक जीवन से न्यूनाधिक कल्पनात्मक रूप से प्रवेश करता है। यह परिभाषा दी है पॉलिन यंग के अनुसार। C.A. मोजर के अनुसार एक सर्वेक्षण साक्षात्कारकर्ता तथा उत्तरदाता के मध्य एक वार्तालाप है जिसका उद्देश्य उत्तरदाता से निश्चित सूचना प्राप्त करना होता है। वही बात इन्होंने भी कही है, शब्दों का हेर फेर है। सर्वेक्षणकर्ता साक्षात्कार, यहाँ इन्होंने शब्द का प्रयोग किया गया है, और साक्षात्कारकर्ता और उत्तरदाता के मध्य एक वार्तालाप होता है जिसका उद्देश्य उत्तरदाता से निश्चित सूचना प्राप्त करना होता है। जो प्रश्नावली वो तैयार करके लाया है, जिस विषय में उसे जानकारी लेनी है, उसकी एक प्रश्नावली लेकर आएगा और उनके साक्षात्कार उत्तरदाता से उसके उत्तर प्राप्त करेगा। मानेंद्र नाथ बसु के अनुसार साक्षात्कार की परिभाषा कुछ मुद्दों पर व्यक्तियों की आमने सामने की मुलाकात
वार्तालाप में की जा सकती है। मानेंद्र नाथ बसु के अनुसार साक्षात्कार की परिभाषा कुछ मुद्दों पर व्यक्तियों की आमने सामने की मुलाकात वार्तालाप के रूप में की जा सकती है। मानेंद्र नाथ बसु की परिभाषा है। एस दंडपाड़ी के अनुसार साक्षात्कार उत्तरदाता के साथ संचार स्थापित करने का एक साधन है जिसमें वार्तालाप हाव भाव एवं विचारात्मक तत्वों को सम्मिलित करते हुए अर्थपूर्ण आदान प्रदान के द्विपक्षीय संचार हैं। एस दंडपाड़ी के अनुसार साक्षात्कार उत्तरदाता के साथ संचार स्थापित करने का एक साधन होता है, ठीक है, और जिसमें वार्तालाप हाव भाव एवं विचारात्मक तत्वों को सम्मिलित करते हुए अर्थपूर्ण आदान प्रदान के द्विपक्षीय संचार है। ये एस दंडपाड़ी की परिभाषा है। अब साक्षात्कार की विशेषताएं देख लीजिए। साक्षात्कार में अनुसंधानकर्ता और सूचनादाता के बीच आमने सामने के संबंध प्रत्यक्ष रूप से स्थापित होते हैं। इस पद्धति में अनुसंधानकर्ता और सूचनादाता के बीच व्यक्तिगत संपर्क का होना भी आवश्यक होता है। आमने सामने होना, साक्षात्कार में अनुसंधानकर्ता और सूचनादाता के बीच आमने सामने का संबंध प्रत्यक्ष रूप से स्थापित होता है, मतलब हमेशा ही साक्षात्कारकर्ता और उत्तरदाता के समक्ष उपस्थित रहता है और प्रश्न पूछता है। और इस पद्धति में अनुसंधानकर्ता और सूचनादाता के बीच व्यक्तिगत संपर्क का होना आवश्यक। जब आमने सामने है तो व्यक्तिगत संपर्क भी है। साक्षात्कार के लिए 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का होना आवश्यक है। 2 व्यक्ति रहेंगे तभी तो 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का साक्षात्कार एक साथ लिया जा सकता है, या एक ही व्यक्ति का साक्षात्कार 2 व्यक्ति ले सकते हैं। इस वार्तालाप अर्थात साक्षात्कार का विशेष उद्देश्य होता है और एक व्यक्ति का साक्षात्कार 2 व्यक्ति ले सकते हैं, या 2 से अधिक व्यक्ति भी एक व्यक्ति का साक्षात्कार ले सकते हैं। इसका उदाहरण प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है। इस प्रकार साक्षात्कार के लिए साक्षात्कारकर्ता, साक्षात्कार हेतु प्रश्न तथा साक्षात्कार देने वाले व्यक्ति का होना आवश्यक होता है। नोट: 2 व्यक्तियों के बीच यदि बातचीत निरुद्देश्य है तो उसे साक्षात्कार नहीं कहा जा सकता। ये बात मैंने आपसे पहले कही थी कि 2 व्यक्ति अगर वैसे ही बात कर रहे हैं, साधारण रूप में बात कर रहे हैं, बिना उद्देश्य के, उद्देश्य है पर उसका कोई प्रभावी उद्देश्य नहीं है, कोई उसका मॉरल उद्देश्य नहीं है, तो वो साक्षात्कार के अंतर्गत नहीं आएगा। उसको लिखना नहीं है, कहीं प्रकाशित नहीं करना है, तो ये साक्षात्कार की श्रेणी में नहीं आएगा। साक्षात्कार को मूलतः कार्य या उद्देश्य के आधार पर विभिन्न भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। जैसे देखिए, पहला है चयनात्मक साक्षात्कार। जब साक्षात्कार का प्रयोग किसी भी जीविका में नए नियुक्ति हेतु चयन के लिए किया जाता है तो इस प्रकार के साक्षात्कार को चयनात्मक साक्षात्कार कहा जाता है। जो जॉब इंटरव्यू होते हैं, आप लोग इसको ज़्यादा अच्छे से समझिएगा, जॉब इंटरव्यू, उसे चयनात्मक साक्षात्कार कहा जाता है। इस प्रकार के साक्षात्कार का उद्देश्य साक्षात्कारकर्ता द्वारा साक्षात्कार प्रदाता से उस जीविका में उपयुक्तता से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। इस प्रकार के साक्षात्कार का उद्देश्य साक्षात्कारकर्ता द्वारा साक्षात्कार प्रदाता से उस जीविका में उपयुक्तता से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे आप टीचिंग जॉब के लिए गए हैं तो आपका जो सब्जेक्ट है या जिस श्रेणी में आपको टीचिंग करनी है उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। आप किसी कंपनी में गए हैं तो उस कंपनी से संबंधित और आपने क्या पढ़ाई जो की है उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। तो वही जीविका में उपयुक्तता से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। साक्षात्कारकर्ता कुछ ऐसे प्रश्न पूछता है जिसके आधार पर साक्षात्कार प्रदाता की अभिवृत्ति, अभिक्षमता, योग्यताओं, आचरण आदि के बारे में आसानी से जाना जा सकता है। दूसरा है शोध साक्षात्कार या अनुसंधान साक्षात्कार। इस साक्षात्कार में किसी विषय पर विभिन्न व्यक्तियों के विचारों को जानने का प्रयास किया जाता है। इस साक्षात्कार का उद्देश्य मौलिक जानकारी प्राप्त करना होता है। क्या है? इस साक्षात्कार में किसी विषय पर विभिन्न व्यक्तियों के विचारों को जानने का प्रयास किया जाता है।
जब आप शोध करते हैं तो केवल एक व्यक्ति का अनुसरण नहीं करेंगे, उस टॉपिक पर जितने लोगों ने लिखा है आपसे अधिकतम जानकारी आप एकत्रित करेंगे। तो अधिकतम लोगों का विचारों को जानने का, विभिन्न व्यक्तियों के विचारों को जानने का प्रयास किया जाता है। इस साक्षात्कार का उद्देश्य मौलिक जानकारी प्राप्त करना होता है। इसमें व्यक्तियों के मनोभाव, मनोवृत्तियों और अभिरुचियों व इच्छाओं का पता लगाकर नए सामाजिक तथ्यों की खोज करनी होती है। तो ये साक्षात्कार अनुसंधान होता है, शोध साक्षात्कार या अनुसंधान साक्षात्कार। तीसरा है निदानात्मक साक्षात्कार। इस प्रकार के साक्षात्कार के माध्यम से साक्षात्कारकर्ता बालक या किसी व्यक्ति की समस्या के विषय में आवश्यक जानकारी प्राप्त करते हैं। मतलब जो समस्याएं पढ़ाई के समय बालकों के मन में, छात्रों के मन में आ रही है, छात्रों के सामने आ रही हैं, उससे संबंधित इसमें जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है, प्रयास करता है। इसका प्रयोग अधिकांश परामर्श व निर्देशन अनुसंधान के अंतर्गत किया जाता है। उपचारात्मक साक्षात्कार। इस साक्षात्कार का उद्देश्य समस्या के कारणों को ज्ञात करने के उपरांत समस्या का उपचार करना होता है। उपचारात्मक साक्षात्कार का मतलब यही होता है कि पहले समस्या को जानना, फिर उसके निराकरण का उपाय, उसको उपचार करना, उस समस्या से संबंधित क्या आप उपचार कर सकते हैं, क्या समाधान बता सकते हैं, वो करना। इसके लिए उन सभी व्यक्तियों से साक्षात्कार किया जाता है जो समस्या के उपचारार्थ किसी भी दृष्टि से सहायक होते हैं। तत्पश्चात उपचारात्मक साक्षात्कार के द्वारा उन सभी समस्याओं का समाधान खोजने का प्रयास किया जाता है। ये होता है उपचारात्मक साक्षात्कार। अगला है तथ्य संकलन साक्षात्कार। इस साक्षात्कार में व्यक्ति या व्यक्तियों के समुदाय से मिलकर तथ्य संकलित किए जाते हैं। शिक्षक किसी साक्षात्कार द्वारा छात्रों के संबंध में तथ्य एकत्रित करते हैं। क्या है तथ्य संकलन साक्षात्कार? इसमें व्यक्ति या व्यक्तियों के समुदाय से मिलकर तथ्य संकलित किए जाते हैं। पहले तथ्य संकलित किए जाते हैं, फिर शिक्षक किसी साक्षात्कार द्वारा छात्रों के संबंध में तथ्य एकत्रित करते हैं। रचना के आधार पर साक्षात्कार के प्रकार। अब देखिए, नियंत्रित साक्षात्कार या संरचित साक्षात्कार, इसका क्या अर्थ है? इस प्रकार के साक्षात्कार में पहले से बताई गई अनुसूची के आधार पर संबंधित विषय के बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं। ऐसे साक्षात्कार में इंटरव्यू लेने वाले के ऊपर एक प्रकार का नियंत्रण बना रहता है, क्योंकि उसे अनुसूची में दिए गए प्रश्नों के अतिरिक्त अन्य प्रश्नों को पूछने की स्वतंत्रता नहीं होती है। ये नियंत्रित साक्षात्कार का प्रकार है। अगला है अनियंत्रित साक्षात्कार या असंरचित साक्षात्कार। इस प्रकार के साक्षात्कार में किसी विशेष अनुसूची का सहारा नहीं लिया जाता। इंटरव्यू लेने वाले को विषय से संबंधित अपने ढंग से पूछने की स्वतंत्रता होती है। अगला है अच्छे साक्षात्कार के गुण। अच्छे साक्षात्कार में क्या क्या गुण होने चाहिए? एक अच्छे साक्षात्कारकर्ता को स्पष्टवादी व धैर्यशील होना चाहिए। उसे अपनी बात स्पष्ट शब्दों में कहनी चाहिए और साक्षात्कार प्रदाता की बातें धैर्यपूर्वक सुननी चाहिए। एक अच्छे साक्षात्कारकर्ता को हंसमुख होना चाहिए और माहौल को खुशनुमा बनाए रखना चाहिए। साक्षात्कारकर्ता को अपने विषय का साक्षात्कार के उद्देश्यों का पता होना चाहिए। आपको उद्देश्य तो पता ही होना चाहिए कि किस उद्देश्य से साक्षात्कार लिया जा रहा है, अन्यथा आप अपने विषय से भटक जाएंगे। प्रश्न उद्देश्यों की पूर्ति करने वाले हों तथा साक्षात्कार प्रदाता के व्यक्तित्व का आकलन करने वाले होने चाहिए। तो ये तो हो ना, प्रश्न का उद्देश्य के प्रश्न ऐसे हो जो आपके उद्देश्य की पूर्ति कर रहे हो और साक्षात्कार प्रदाता के व्यक्तित्व का आकलन भी उससे हो सके। साक्षात्कार के लाभ। साक्षात्कार विधि को प्रयोग में लाना सरल है। यह विधि छात्रों की अंतर्दृष्टि को विकसित करने में सहायक होती है। साक्षात्कार विधि व्यक्तित्व को समझने में यह विधि उत्तम है, क्योंकि इसमें व्यक्ति के अभिरुचि, संवेग, विचार आदि सभी का अध्ययन होता रहता है। साक्षात्कार देने वाले को अपनी समस्या प्रकट करने का साक्षात्कार अच्छा अवसर प्रदान करता है। मतलब किसी समस्या से यदि कोई छात्र ग्रसित है तो साक्षात्कार उसे अवसर प्रदान करता है कि वो अपनी समस्याएं बेधड़क होकर
निसंकोच बता सके। विभिन्न दशाओं और परिस्थितियों में साक्षात्कार का प्रयोग करने के लिए उसे लचकदार बनाया जा सकता है। मतलब जब साक्षात्कार आपका प्रायोगिक रूप में होता है तो उसे लचीला बनाया जा सकता है। साक्षात्कार की प्रकृति लचीली होती है। किसी महत्वपूर्ण बात को ध्यान में रखकर आगे बढ़ा जा सकता है। इस प्रकार व्यक्तित्व के किसी विशिष्ट पक्ष के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। साक्षात्कार विधि में ऐसे प्रश्नों को स्पष्ट किया जा सकता है जो व्यक्ति के समझ में न आ रहे हों। इसी प्रकार ऐसे उत्तरों के विषय में स्पष्टीकरण प्राप्त किया जा सकता है जो साक्षात्कारकर्ता के समझ में ना आ रहा हो। तो जो भी प्रश्न अगर उत्तरदाता को नहीं समझ में आ रहा है तो उसे उसी समय वो स्पष्ट कर सकता है। वो साक्षात्कारकर्ता उत्तरदाता से वो प्रश्न स्पष्ट रूप से समझा सकता है, उसको विभिन्न तरीके से पूछ सकता है। बातचीत के दौरान साक्षात्कारकर्ता व्यक्ति की अनिच्छा, असहयोग आदि मनोभावों का भी अवलोकन कर सकता है, जिनके आधार पर उत्तरों की वैधता जान सकता है। साक्षात्कार विधि की सीमाएं, सभी के कुछ पॉजिटिव तो कुछ निगेटिव पक्ष होते हैं। तो इसी तरह से साक्षात्कार विधि की भी कुछ सीमाएं हैं जो निम्नलिखित हैं। यह एक आत्मनिष्ठ विधि है जिसमें परिणामों में संगतता होने की संभावना में कमी आती है। यह एक कैसी विधि है? आत्मनिष्ठ विधि है जिसमें परिणामों में संगतता होने की संभावना में कमी आती है। आवश्यक प्रशिक्षण के अभाव में साक्षात्कारकर्ता सही तरीके से व्यक्तित्व मूल्यांकन के लिए तथ्य एकत्रित करने में कठिनाई का अनुभव करता है। अगर वो प्रशिक्षित नहीं है तो वो तथ्य एकत्रित करने में कठिनाई का अनुभव करने लगता है। साक्षात्कार प्रदाता अपने उत्तरों को देते समय साक्षात्कारकर्ता की जाति, पद, लिंग आदि का ध्यान रखता है। इस कारण उसके उत्तर स्वाभाविक न रहकर कृत्रिम साक्षात्कारकर्ता को प्रसन्न करने वाले बन जाते हैं। ऐसा कई बार होता है कि हम सामने वाले को देखकर अपने उत्तरों में परिवर्तन कर देते हैं। मतलब कोई जरूरी नहीं उत्तरदाता जो अपने बारे में सही तथ्य ही आपके सामने रखे, वो अपने बारे में आपको अच्छी बातें ही बताएगा। जो बुरी बातें होंगी, जो निगेटिव होंगी, उसका नकारात्मक पक्ष होगा, वो उसे आपको नहीं बताएगा। ये इसकी कमी है। जब अनेक व्यक्तियों को सूचनाएं एकत्रित करनी हो या जब अनेक व्यक्तियों से सूचनाएं एकत्रित करनी हो या एक ही व्यक्ति के व्यक्तित्व के अनेक पक्षों का मूल्यांकन करना हो तो यह इस विधि को अपनाने में बहुत अधिक समय खर्च होता है। ये बात तो सही है, समय ज़्यादा लगता है। विभिन्न माध्यम व अंतर्क्रियाएं भी साक्षात्कारकर्ता को प्रभावित करती हैं। सभी व्यक्तियों पर अपने समाज के मान्यताओं, धारणाओं, विश्वासों का प्रभाव रहता है और यदि साक्षात्कारकर्ता तथा साक्षात्कार प्रदाता की सामाजिक पृष्ठभूमि में अंतर हो तो इसके परिणामों की वैधता में कमी आती है। ठीक है। अंतर्क्रिया, विभिन्न माध्यम व अंतर्क्रियाएं भी साक्षात्कारकर्ता को प्रभावित करती हैं। सभी व्यक्तियों पर अपने समाज के मान्यताओं, धारणाओं, विश्वासों का प्रभाव रहता है और यदि साक्षात्कारकर्ता तथा साक्षात्कार प्रदाता एक सामाजिक पृष्ठभूमि में अंतर हो तो इसके परिणामों की वैधता में कमी हो जाती है। वही कि मतलब अपना उत्तर वो प्रभावित होकर देता है, उसमें उसका सामाजिक सोशल स्टेटस क्या है, सामाजिक स्थिति क्या है, उसकी जाति, धर्म, लिंग आदि सभी का प्रभाव पड़ता है। साक्षात्कारकर्ता द्वारा वार्तालाप को लिपिबद्ध करने के कारण व्यक्ति उत्तर देते समय अपने कथनों के द्वारा प्रत्यक्ष समर्थन प्रकट नहीं करता। वह गोल गोल उत्तरों के माध्यम से स्वयं को एक सुरक्षित स्थिति में रखता है। वही मैंने कहा कि अपने नकारात्मक पक्ष को उत्तरदाता नहीं बताना चाहता है, नहीं बताता है। अपने बारे में जो सही बातें होती हैं, अच्छी बातें होती हैं, वही बताता है और कुछ मामलों में तो बनावटी भी बता देता है। तो ये कुछ कमियां हैं साक्षात्कार विधि की। उम्मीद है आप लोगों को जरूर समझ में आई होंगी। जो भी पहली बार चैनल पर आ रहा है जरूर चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और प्लीज़ लाइक ज़रूर किया कीजिए आप लोग, ताकि मुझे लाइक करने के पैसे भी नहीं लगते आप लोगों के, बस एक बटन क्लिक करना होता है। और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए जो भी लोग पहली बार आ रहे हैं। और EMRS का मैं अगला भी सेगमेंट जल्दी शुरू करने वाली हूँ। इसकी PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी
और मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।